हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में आज एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि 7 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन में हमें पूछ लेते हैं कि ये जो बैरल कैलोरीमीटर है उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ ऐसी फिगर हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये फिगर ड्रॉ करने से पहले हम एक लाइन लिखेंगे। कौन सी लाइन? कि कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है। तो कैलोरीमीटर यानी क्या कि एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टीम के अंदर कितने वेपर पार्टिकल्स है और कितने वाटर पार्टिकल्स है, वो अगर हमें मेजर करना है तो हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो ये कैलोरीमीटर कैसा डिवाइस है जो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हमें फाइंड करके दे दे। तो बैरल कैलोरीमीटर का क्या यूज हुआ कि इट इज सच अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द स्टीम। इन शॉर्ट, ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू हम कोई भी कैलोरीमीटर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो देख लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे हम कि इसके पास एक ये इनर हॉलो सिलेंडर है। इनर यानी अंदर की साइड, हॉलो यानी अंदर की साइड से खाली। तो ये हो गया इनर हॉलो सिलेंडर, जो किसका बना होता है? कॉपर का। ठीक है, अब ये जो इनर हॉलो सिलेंडर है उसे हम एक आउटर हॉलो सिलेंडर में रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आउटर हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब इनर और आउटर हॉलो सिलेंडर दोनों के बीच में जो गैप बची है वो गैप के अंदर हम इंसुलेटिंग मटेरियल भर देंगे। अब इंसुलेटिंग मटेरियल यानी क्या? यहां पे मैं लिख देता हूं इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल यानी क्या? ऐसा मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर होने ना दे, जैसे कि हो गया रबर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या भर दिया? इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया, रबर भर दिया हमने, जिससे करके हीट ट्रांसफर जो है, ये जो हमारा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है उसके बीच में हीट ट्रांसफर ना हो पाए, उसके लिए हमने इंसुलेटिंग मटेरियल से भर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? अब ये जो हमारा कैलोरीमीटर है, सिलेंडर है, उसके अंदर हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर भर देंगे। ठीक है, बाद में ये फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हम एक थर्मोमीटर रख देंगे जो कि वाटर का टेम्परेचर मेजर करेगा। उसके बाद हम एक सैंपलिंग पाइप लेंगे। ठीक है, और ये सैंपलिंग पाइप को हम मेन पाइप में रख देंगे। मेन पाइप कुछ ऐसे है कुछ मेन पाइप, और सैंपलिंग पाइप ऐसे हमने कुछ लिया हुआ है। ठीक है, अब मेन पाइप में क्या होगा? स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और सैंपलिंग पाइप को ये जो प्रेशर है मेन पाइप का वो नुकसान पहुंचा सकता है, उसे फाड़ सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सैंपलिंग पाइप का जो फर्स्ट एंड है वहां पे कुछ होल बना देंगे। होल बनाने के कारण क्या होगा? मेन पाइप में जो भी प्रेशर होगा वो होल में से पास हो जाएगा, तो ये जो फर्स्ट एंड है सैंपलिंग पाइप का वो फटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो होल हमने बनाए हैं उसे क्या बोलते हैं? परफोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बाद में सैंपलिंग पाइप का जो आखिरी एंड है वो भी परफोरेटेड है, होल वाला है। क्यों? वर्किंग प्रिंसिपल में देख लेंगे। बाद में ये जो पूरी असेंबली है उसे हम ढक देंगे एक वुडन ब्लॉक से। तो यहां पे लिखा है वुडन ब्लॉक से हम ढक देंगे, जिससे करके हीट ट्रांसफर ना हो पाए। अब ये जो पूरी असेंबली है उसे हम एक प्लेटफॉर्म पे रख देंगे, जो प्लेटफॉर्म को हम बोल देंगे वेइंग प्लेटफॉर्म। तो ये सारी बात क्या हो गई? ये सारी बात हो गई कंस्ट्रक्शन। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले तो मेन पाइप में से हम कुछ स्टीम लेंगे सैंपलिंग पाइप में, यानी हम सैंपल लेंगे स्टीम का। वो स्टीम के सैंपल का जो भी ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा वही ड्राइनेस फ्रैक्शन मेन पाइप में जो स्टीम होगी उसका भी वही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो मेन पाइप में से क्या हुआ? हमने कुछ स्टीम सैंपलिंग पाइप में ली, यानी सैंपलिंग पाइप में यहां पे कुछ स्टीम अब आ चुकी है। ठीक है, यहां पे स्टीम आ चुकी है। अब ये जो स्टीम है वो किसके कांटेक्ट में आई? वाटर के कांटेक्ट में, यानी स्टीम जो है सैंपलिंग पाइप में उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो ये जो स्टीम है वो स्टीम अब वाटर में कन्वर्ट होगी, और जो वाटर बना वो वाटर, ये जो होल है यहां पे, उसमें से ये वाटर बाहर आने वाला है, जिसके कारण इसका लेवल बढ़ने वाला है, जिसके कारण ये जो वेइंग प्लेटफॉर्म है, जो
मास मेजर करता है या बोल लो वेट मेजर करता है, वो क्या कब मेजर कर लेगा, मास ऑफ वाटर मेजर कर लेगा कि कितना बड़ा वाटर, क्योंकि ये पूरा असेंबली हमने किस पे रखा है, वेइंग प्लेटफॉर्म पे रखा है, ठीक है, जिससे करके हमें क्या मिल जाएगा, वाटर का मास मिल जाएगा। अब ये थर्मोमीटर क्या करेगा, थर्मोमीटर पहले तो जब स्टीम पास हमने नहीं करी थी तब का टेम्परेचर मेजर करेगा, सपोज T1, जब हमने स्टीम पास करी तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो T2 टेम्परेचर मेजर करेगा, और तीसरा टेम्परेचर जो हमारे पास होगा किसका, टेम्परेचर ऑफ स्टीम का, सो हमें टेम्परेचर ऑफ स्टीम भी पता होगा, यानी 3 टेम्परेचर हमें पता चल जाएंगे, और साथ ही साथ मास ऑफ वाटर कितना निकला यहां से ये स्टीम में से वो भी हमें पता चल जाएगा। तो एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, वो इक्वेशन की हेल्प से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी कि x की वैल्यू हम ढूंढ पाएंगे। तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि ये कैलोरीमीटर जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट देता है, एग्जैक्ट नहीं देता। क्योंकि अब एग्जैक्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हीट ट्रांसफर जो है हम रोक नहीं सकते, या हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने इंसुलेटिंग मटेरियल भरा, क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर हमें रोकना है। अब हमें पता है हीट ट्रांसफर को हम कम कर सकते हैं लेकिन रोक तो नहीं सकते, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हम रोक नहीं सकते, जिसकी वजह से ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा। अब ये सारी बातें कैसे लिखनी है वो अब हम लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम में हमें इस तरीके से कुछ लिखना है। अब थोड़ा बहुत इसका एक्सपांशन भी कर देना, बोर्ड का साइज कम है इसलिए मैं पूरा तो लिख नहीं पाता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम, यानी इससे हम x का वैल्यू मेजर करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे, इट हैज वन हॉलो सिलेंडर मेड विथ कॉपर, इट इज इंसर्टेड इनसाइड द आउटर हॉलो सिलेंडर, देन गैप इज filled with the help of insulating material to avoid the heat transfer। देख लिया हमने। फिर क्या करते थे, fixed amount of water is taken and inside it one thermometer is inserted with one sampling pipe which is perforated at its both end, hole वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, whole assembly is covered with wooden block and is located on weighing platform which measures mass of water, यानी ये क्या करेगा, mass of water यानी MW मेजर करके दे देगा, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल पे जाते हैं सीधा। तो वर्किंग प्रिंसिपल में अब थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देना जो मैंने आगे बोला। अब वर्किंग प्रिंसिपल में ये वाली चीज लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन को हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यानी क्या, एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट। इनलेट पे जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी आउटलेट पे होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम, स्टीम ने जो हीट रिजेक्ट करी वो हीट किसने किसने एब्सॉर्ब करी, तो विच इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर, वाटर ने एब्सॉर्ब कर ली पहले तो। बाद में साइड पे क्या था, कैलोरीमीटर था, वाटर किसके कांटेक्ट में था, कैलोरीमीटर के, तो वाटर ने बाद में हीट किसको दे दी, कैलोरीमीटर को। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्लस हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। तो ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है, हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम इज इक्वल टू एब्सॉर्ब बाय वाटर प्लस एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, ठीक है। अब हीट का इक्वेशन हमें पता है, क्या था हीट का इक्वेशन, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का इक्वेशन लिख लिया, mcp डेल्टा टी, टेम्परेचर ऑफ स्टीम माइनस राइज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम, ठीक है। स्टीम की बात कर रहे हैं, स्टीम की बात, तो Ts टेम्परेचर स्टीम का और T2 स्टीम के टेम्परेचर से जो टेम्परेचर बढ़ा उसे T2 बोल देंगे, ठीक है। Cp क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वाटर का कैलोरीमीटर के अंदर वो तो बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं तो क्या चीज कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। प्लस XHFG, अब ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि हम स्टीम की बात कर रहे हैं और स्टीम के अंदर क्या होता है, वाटर और वेपर पार्टिकल, जो X से डिनोट होता है। और वाटर और वेपर पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, वाटर यानी फ्लूइड, वेपर यानी गैस। H क्या बताता है, एंथैल्पी, तो वो दोनों की एंथैल्पी भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी हमें, यानी हीट के साथ हम वाटर और वेपर पार्टिकल भी कंसीडर करेंगे क्योंकि स्टीम की बात कर रहे हैं इसलिए। तो लिख लेना X इंटू HFG, ना समझ में आए तो याद रख लेना, ठीक है। विच इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर। हीट का इक्वेशन क्या है, mc डेल्टा टी, T2 माइनस T1 क्यों लिखा, वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर में T1 क्या है, ओरिजिनल टेम्परेचर, T2 क्या है, वाटर का टेम्परेचर जो बड़ा वो है, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर वाटर के साथ भी हमने XHFG क्यों नहीं लिखा, अगर वाटर का इधर यहाँ पे अगर हम प्लस XHFG लिखते तो क्या होता, वाटर यानी प्योर लिक्विड यानी सैचुरेटेड लिक्विड का ड्राइनेस फ्रैक्शन X कितना होता है, 0 होता है, यानी पूरा टर्म निकल जाता, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा हमने। प्लस हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, हीट का इक्वेशन क्या है, mc डेल्टा टी, तो यहाँ पे लिख लिया mc
डेल्टा टी। अब यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखा हमने? सी इसलिए नहीं लिखा कि स्पेसिफिक हीट जो है वो हमेशा फ्लूइड के लिए ही आती है, हमेशा फ्लूइड के लिए ही आती है, और कैलोरीमीटर हमारा फ्लूइड नहीं है, वो तो एक डिवाइस है। ठीक है, तो हमने लिख लिया मास ऑफ कैलोरीमीटर T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये पूरे इक्वेशन में से हमें x ढूंढना है, तो x को सब्जेक्ट बना दिया, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी, ये टर्म पूरी माइनस हो जाएगी, और ये वाली टर्म x के साथ जो टर्म है वो नीचे चली जाएगी। तो हम लास्ट में लिख लेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन विथ द हेल्प ऑफ दिस बैरल कैलोरीमीटर। और लास्ट में हम लिमिटेशन लिख देंगे क्या, कि जो भी हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू मिला इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज अप्रोक्सीमेट। क्यों? क्योंकि लिख देंगे कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।